चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बुधवार शाम आमेर स्थित शिला माता मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने महिषासुर मर्दिनी स्वरूप माता के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने मां जगत जननी से राष्ट्र और प्रदेश के सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए प्रार्थना की। राज्यपाल ने बाद में ऐतिहासिक आमेर किले के दीवाने आम, शीश महल, केशर क्यारी, 27 कचहरी, गणेश पोल और मैजिकल फ्लावर को देखा और साथ ही उन्होंने वहां के शिल्प सौंदर्य और वास्तु विज्ञान को महत्वपूर्ण बताते हुए जल संरक्षण की परंपराओं से सीख लेने का आह्वान किया। उन्होंने किले की मिश्रित पर्शियन, मुगल और हिंदू शैली के मेहराब, गुंबद और शिखर की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल आमेर किला राजस्थान ही नहीं पूरे देश का गौरव है। उन्होंने पर्यटन की दृष्टि से इसके वास्तु और कलात्मक पहलुओं का प्रभावी विपणन किए जाने का आह्वान किया है। वहीं राज्यपाल ने वर्षा में हरियाली ओढ़े आमेर की पहाड़ियों के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होते हुए आमेर से दिख रहे दृश्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से आमेर बहुत महत्वपूर्ण है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस साल दिसंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बुधवार को मीडिया को संबोधित किया। मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को मौजूदा 15 लाख करोड़ रुपए से दोगुना करके 30 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के जरिए प्रदेश में निवेश जुटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इज ऑफ ड्यूइंग बिजनेस के तहत व्यवसाय करने की लागत में कमी लाना और लाल फीताशाही को कम करने का निरंतर प्रयास कर रही है ताकि उद्योग जगत को प्रदेश में काम करने में आसानी हो। उद्योग और वाणिज्य मंत्री ने आगे कहा कि यह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट राजस्थान को व्यापार के लिए सबसे अधिक अनुकूल राज्यों में से एक के रूप में प्रदर्शित करने का बेहतरीन अवसर है। तो वहीं राजस्थान में पहली बार वैश्विक स्तर का इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए भागीदार देशों और भागीदार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ गठजोड़ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर पूरे देश और दुनिया के अंदर जो भारत के लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाया, जिसके अंदर भारत में एक स्टेबल सरकार, एक ऐसी सरकार जिसके रिश्ते दुनिया के राष्ट्रों के साथ बहुत शानदार हैं, एक ऐसा संकल्प कि हम देश में ही निर्माण करें, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी मात्रा पे खर्च, चाहे वो रोड हो, पोर्ट हो, हवाई जहाज हो, हर तरह से, और साथ साथ इन अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों से जो हमने ट्रेड रिलेशंस बनाए हैं उसका फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भारत को बनना है। उसके अंदर हर राज्य का योगदान हो और उसी रास्ते चलते राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार ने राइजिंग राजस्थान 9, 10 और 11 दिसंबर को रखा है। हमने इसको पहली बार करा, पहले ही साल में करा, जहां आचार संहिता भी लगी थी, चुनाव भी थे, समय कम था, उसके बावजूद भी इस बड़ी चुनौती को हमने स्वीकार करा क्योंकि हमें काम करना है, हमें राजस्थान के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनाना है। उधर जल संरक्षण को बढ़ावा देने और भूजल के गिरते स्तर को रोकने के लिए चलाई जा रही महत्वपूर्ण अटल भूजल योजना के होर्डिंग का अनावरण जैसलमेर जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा किया गया। प्रभारी मंत्री ने योजना के तहत भूजल स्तर बढ़ाने के साथ लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। योजना के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने अतिथियों की जो योजना की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि जिले की पंचायत समिति जैसलमेर, नाचना और मोहनगढ़ में संचालित हो रही इस योजना में योजना से जुड़े विभागों को जल संरक्षण के कार्यों पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो रहा है। बता दें कि योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर नारायण दास इड़खिया ने बताया कि योजना से जिले में किसानों को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री के साथ जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
उधर सरमथुरा कस्बे में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मेले का आज से विधिवत शुभारंभ हो गया है। महाकालेश्वर बाबा की विधिवत पूजा अर्चना के बाद मेले का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा मेले को भव्य बनाने के लिए 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं बच्चों के लिए मनोरंजन के भरपूर साधन लगाए गए हैं। नगर पालिका ईओ दीपक गोयल ने बताया कि मेले में ग्रामीण सभ्यता को जिंदा रखने के लिए नपा प्रशासन ने काफी प्रयास किए हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर के लोगों की आस्था को देखते हुए उद्घाटन समारोह को भव्य बनाने के लिए 11 सितंबर को सुबह 8 बजे कैला देवी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए महाकालेश्वर मंदिर तक पहुंची। शहर में महाकालेश्वर मेले को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। मान्यता है कि बहन बेटी और बच्चों को नौवीं के दिन महाकाल बाबा के दरबार में मत्था टेक रक्षा डोर बांधते हैं। वहीं एसएचओ गौरव कुमार ने नपा प्रशासन के अधिकारियों के साथ मेले की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उधर राजसमंद नगर परिषद द्वारा आयोजित 5 दिवसीय गणपति महोत्सव में गणपति जी महाराज का विसर्जन किया गया। परिषद के साथ शहर के अलग अलग इलाके में बैठे लगभग 500 गणपति महाराज की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। इसके पूर्व शहर की सभी गणपति महाराज की मूर्तियों को वाहनों में रखकर अरविंद स्टेडियम लाया गया, जहां जिला कलेक्टर सुलभ चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारी, नगर परिषद सभापति अशोक टांक, आयुक्त ब्रजेश राय ने विघ्नहर्ता गणपति महाराज की महाआरती की। महाआरती के पश्चात गाजे बाजे डीजे साउंड की धुन पर सभी गणपति महाराज की शोभा यात्रा रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नौचौकी झील पहुंची, जहां पर झील के किनारे बनाए गए कुंड में सभी गणपति मूर्तियों का विसर्जन किया गया। लोगों ने जगह जगह पुष्प बरसाकर गणपति जी का स्वागत किया। शोभा यात्रा में आमजन के मनोरंजन के लिए तरह तरह की झांकियां सजाई गई, जिसमें बजरंगबली, शिव तांडव, कच्ची घोड़ी का डांस आकर्षण का केंद्र रहा। युवा वर्ग डीजे साउंड पर देशभक्ति के गाने, भजन पर नाचते गाते पप्पा के जयकारे लगाते चल रहे हैं। 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें करीब लगभग 500 मूर्तियां गणपति जी महाराज हुई विराजित है और ये शोभा यात्रा के रूप में विसर्जन के लिए मेरे हर्षोल्लास और लाइटों के साथ विसर्जन के लिए बसों की पाल पर पधार रही है। उधर जिले के मारवाड़ जंक्शन में उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा के मौजूदगी में विकास अधिकारी भागीरथ सिंह के सहयोग से पंचायत समिति सभागार में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 1 दिवसीय यूडीआईडी कार्ड बनाने का शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने बताया कि शिविर में चिकित्सा विभाग से फिजिशियन डॉक्टर नाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार और मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, नेत्र चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित कुमार ने शिविर में आए सभी विशेष योग्य जन की जांच कर यूडीआईडी कार्ड बनाने की अनुशंसा की है। साथ ही आईटी विभाग के ई मित्र टीम के सहयोग से स्वावलंबन पोर्टल पर 235 दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह सोनगरा और एचएस प्रद्युमन सिंह के द्वारा पात्र विशेष योग्य जन को अंग उपकरण के लिए 35 आवेदन भरवाए गए। अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में बुधवार को भवन मानचित्र समिति की 303वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में जोन 8 में कई जगहों पर प्रस्तावित आवासीय परियोजनार्थ भवन मानचित्र का अनुमोदन किया गया। बैठक में जोन 10 और जोन 11 के भी कई प्रस्तावित आवासीय परियोजनार्थ भवन मानचित्र का अनुमोदन किया गया। साथ ही जोन 11 में ही ग्राम ठिकरिया और बगरू खुर्द तहसील सांगानेर जिला जयपुर के टीडीआर का अनुमोदन किया गया। उधर अलवर वार्ड नंबर 20 ब्रह्मचारी मोहल्ले में पानी की समस्या से परेशान महिलाएं मिनी सचिवालय पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि जानकारी जनवरी 2024 में पानी की
नई पाइपलाइन डाली गई थी जो सही तरीके से नहीं डाली गई। दरअसल पाइपलाइन लगभग 5 फुट नीचे पुरानी पाइपलाइन के साथ डालनी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे पिछले 9 महीने से इस एरिया में पानी नहीं आ रहा है। वाटर वर्क्स अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। बरसात के मौसम में भी पानी के लिए जूझ रहे हैं। निजी पैसे से कब तक टैंकर डलवाएंगे, और इसलिए पानी की व्यवस्था के जाने की मांग की है। हमारे क्या है कि नवंबर दिसंबर महीने में गंदे पानी की समस्या आई थी। गंदे पानी की समस्या आई थी तो हम जो है वाटर पास भी गए, मंत्री जी के पास भी गए, कलेक्टर साहब के पास भी आए। तब हमारी लाइन जो है उन्होंने गंदे पानी को जो है वो तो समस्या का समाधान है, लेकिन जो लाइन डाली वो पुरानी लाइन की लेवल में नहीं है, उससे 2 फुट 2.5 फुट ऊंची है। अब 2-2.5 फुट ऊंचा है, दोनों साइड तो नीची है, तो उसमें पानी चढ़ता नहीं है। अब उसको ये नेगलेक्ट कर रहे हैं कि साहब इससे कोई। उधर आरक्षण अधिकार मंच की टीम ने मुख्य सचिव और डीओपी सेक्रेटरी से मुलाकात की और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में जारी आरटीएएस भर्ती 2024 के विज्ञापन में ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी जैसे आरक्षित वर्गों के लिए संविधान द्वारा निर्धारित आरक्षण का अनुपालन न होने के संबंध में गहन चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव और डीओपी सेक्रेटरी को अवगत कराया कि वर्तमान विज्ञापन में आरक्षित वर्गों के पदों की गणना में गड़बड़ी है, जिससे इन वर्गों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। संविधान और आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी वर्गों को उनके अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन इस विज्ञापन में इसका समुचित ध्यान नहीं रखा गया है। मुख्य सचिव और डीओपी सेक्रेटरी दोनों ने मंच की मांगों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित पदों की पुनर्गणना कर संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर प्रदेश में निरंतर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत 10 सितंबर को देर शाम चौमू की प्रसिद्ध मिठाई की दुकान विजयवर्गीय स्वीट्स पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में निरीक्षण कार्रवाई की गई। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि विजयवर्गीय स्वीट्स के कारखाने का निरीक्षण किया गया है, जहां काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। यहां काफी गंदगी पाई गई, खाद्य सामग्री बिना ढके हुए रखी थी, साथ ही मिठाइयों में कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जा रहा था। कृत्रिम रंगों के डिब्बे जब्त किए गए। मिठाई बनाने वाले स्थान पर बीचों बीच गंदे पानी की नाली थी। नमकीन तलने की कढ़ाई में गंदगी जमी हुई थी। जिस तेल में नमकीन बनाई जा रही थी उसे 2 दिन से बदला नहीं गया था, जिसका सैंपल भी लिया गया। जिस अलमारी में लड्डू बनाकर रखे हुए थे वह जंग लगी हुई थी। फर्म को नोटिस दिया गया है। साथ ही मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें लेबोरेटरी में भेजा गया है। उधर जोधपुर ग्रामीण जिले के शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों जंगली सुअर खेती में खड़ी बाजरा आदि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर किसान बेहद चिंतित हैं। दलाराम सियाग और रावल राम प्रजापत सहित किसानों ने उपखंड अधिकारी शेरगढ़ को ज्ञापन देकर बताया कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मलिनाथ नगर, हनुमंत नगर और हिम्मतपुरा आदि गांवों में जंगली सुअरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो खेतों में खड़ी बाजरा आदि फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। पालतू पशु भेड़ बकरियां भी प्रतिदिन शिकार होती जा रही हैं। आए दिन सुअर पालतू भेड़ बकरियों को मार रहे हैं। रात्रि में किसान अपने खेत में जाने से डर रहे हैं। जंगली सुअरों से बचाव के कारण किसानों द्वारा हाई वोल्टेज बैटरी लगाई जा रही है, जिससे अत्यधिक करंट के कारण मानव हानि की भी संभावना बनी रहती है। किसानों ने प्रशासन से संबंधित विभाग द्वारा इन आवारा जंगली सुअरों को पकड़कर अन्यत्र ले जाने की मांग की है, ताकि किसानों को राहत मिल सके। उधर राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में भारी बारिश के चलते प्राचीन साबोला बांध में वर्षों बाद पानी की आवक होने से परिक्षेत्र में बसी कॉलोनी और प्रतिष्ठान जलमग्न हो गए हैं। वहीं भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से भराव क्षेत्र में प्लॉटिंग की हुई है। यहां लोगों ने अवैध रूप से बेसमेंटों का निर्माण किया हुआ है। बेसमेंटों में भी करीब 5 फुट तक पानी भर गया है। अगर समय रहते बेसमेंटों और अवैध प्लॉटिंग
को धाराशाही नहीं किया गया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। इस संबंध में ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत करवाकर पानी निकासी की मांग की है, जिस पर ग्रामीणों को जलभराव से निजात दिलाने के लिए तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन लोगों को जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिल पाया। बांध सागोला बांध में बराव क्षेत्र में बहुत चरणों का कई दिनों से पानी बार बार आ रहा है, जिसमें कुछ बंजारा बस्तियों के लोगों के मकान बने हुए, जिसको पानी को निकालने के लिए प्रशासन द्वारा खूब बार 5 घंटे तक प्रयास किया गया, परंतु इसका जमीन के लेवल में पता ही नहीं लगा कि इसकी मोरी किस साइड की है, किस दिशा में। प्रशासन द्वारा खूब प्रयास किया गया और आमजन की परेशानी करने के लिए वहाँ ASI साहब और नायब साहब और सभी मौजूद रहे, लेकिन हमारे द्वारा खूब प्रयास किया गया, परंतु उस पानी का कुछ पता ही नहीं पा रहा। ऐसी स्थिति में हम उसको आगे नीचे खरखड़ा के ग्राम बस्ती के लोग भी रह रहे हैं। हम अगर किसी दूसरी जगह से उस लाइन को अगर क्रॉस करना चाहे तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी आमजन दूसरे ग्रामवासियों को कोई नुकसान नहीं हो जाए। इस स्थिति को हम देखते हुए जैसी स्थिति में वैसी स्थिति को समापन करके वापिस अपने। उधर झालावाड़ के बकानी रटलाई मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। वहीं हादसे में महिला और बच्चे सहित 5 लोग घायल हैं। झालावाड़ पुलिस चौकी से प्राप्त जानकारी और मृतक बच्ची आशा के पिता हरि सिंह ने बताया कि उसका साला पूनम चंद बाइक लेकर उसकी बच्ची आशा और उसकी पत्नी मांगीबाई सहित गांव के ही विकास और एक अन्य सहित कुल 5 लोग गांव से खेरिया में मेला देखने जा रहे थे। तभी रास्ते में सामने से आ रही एक बाइक से उनकी बाइक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार महिला, बच्चों और पुरुष सहित 6 लोग घायल हो गए, जिनको झालावाड़ अस्पताल में लेकर आए हैं, जहां बच्ची आशा की मौत हो गई। वहीं विकास, पूनम और मांगीबाई सहित दूसरी बाइक के हेमंत और उसकी पत्नी पुष्पाबाई का झालावाड़ अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं बकानी पुलिस झालावाड़ में जाकर बच्ची आशा के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपकर मामले की जांच में जुट गई है। उधर अलवर काला कुआं 4 सेक्टर स्थित एक सूने मकान को चोरों ने निशाना बना लिया और चोर मकान के अंदर कूदे और कमरे में लगे दरवाजे की जाली काटकर कमरे में गए। अलमारी में रखी 2 सोने की चेन और 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि प्रवादी रामवीर सिंह ने बताया कि उनकी बुआ के साथ अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार से मिलने गए थे, तभी चोर सूने मकान को देखकर मुख्य गेट से अंदर कूदे और कमरे में लगी गेट की जाली काटकर अंदर घुसे और सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। बता दें कि पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लेकर चोरी का मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना सर ये हुई थी कि हम अभी 6 बजे हॉस्पिटल चले गए थे, तो 9:30 बजे के बीच में कोई जाली तोड़ के अंदर आ गया और 2 चेन है और 50,000 समथिंग कैश है और कुछ सामान और भी है। ये मैन तो चला गया और बस ये था सर। कितने की लगभग चोरी होगी? कम से कम अब लगा लो सर 2 तोला सोने और 50,000 रुपए हैं, तो हो गए 2 के समथिंग। हाँ जी। किसका मकान है ये? ये बुआ जी रेणु गुप्ता जी। हाँ, हम यहीं रहते हैं सर। कहाँ गए थे आप सारे? हम हॉस्पिटल गए हुए थे। नहीं, किसी को देखने गए थे, इनके मामा जी भर्ती हैं तो उसको देखने गए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अलवर से है, जहां पर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र ऑटो स्टैंड पर ऑटो पलटने से करीब 8 से 10 महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया, इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां सभी महिलाओं का इलाज जारी है। घायल के परिजन लालचंद जाटव ने बताया कि घायल हुई महिलाएं एक ही परिवार की हैं और बुध विहार से सुबह ऑटो में बैठकर कारोली गांव में प्याज लगाने गई थी। उसके बाद जैसे ही वो प्याज लगाकर बुध विहार अपने घर लौट रही थी, तभी ऑटो अनबैलेंस होकर सड़क पर पलट गया। ऑटो में बैठी करीब आधा दर्जन से अधिक महिलाएं घायल हो गईं और ड्राइवर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। बता दें कि सभी घायल महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां सभी महिलाओं का इलाज चल रहा है।
भैया हमारे यहाँ पे बुद्ध विहार से अलवर से बुद्ध विहार से करौली गए थे प्याज लगाने के लिए। तो वहाँ से वापस आते समय शिवाजी पार्क में एक रास्ते में कुत्ता आ गया, तो उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। तो टेम्पो पलटा है क्या है? हाँ, टेम्पो पलट गया। कितने लोग बैठे हुए थे? उसमें 8 से 10 लेडीज थी। जो चला रहा था, जो ड्राइवर, उसको ज्यादा लगी है, जो आगे बैठे थे उनको ज्यादा लगी है। अच्छा, तो ये कब हुआ था हादसा? ये अभी हुआ आज 1 घंटा पहले। फिर उसके बाद कहाँ लेकर आए आप? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए सबको। उधर पाली जिले की रानी उपखंड के जवाली गांव के नरेगा श्रमिकों ने ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, रोजगार सहायक और नरेगा जेईएन को हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। नरेगा मजदूरों ने बताया कि लंबे समय से ग्राम विकास अधिकारी और नरेगा जेईएन नरेगा मजदूर और मेट को परेशान कर रहा है। बेवजह मेटों को ब्लैक लिस्ट करने की धमकी भी दे रहा है। वहीं एक मजदूर के चोट लग जाने पर उपचार के लिए एक मेट को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। श्रमिकों ने ग्राम विकास अधिकारी नरेगा जेईएन को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गोचर भूमि सारागृह विकास कार्य जवाली में नरेगा का काम चल रहा है। वहां से एक लेबर के पैर के लग गई थी, तो मैं लेबर को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल जाके वहां से मैंने उस लेबर को इलाज करवाया, उसकी पर्ची कटवाई, उसको टीका लगवा के फिर मैं जितने दिन में से साइड पर कोई अधिकारी आ गए, जैसे पेमाराम जी एलडीसी आए, ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र जाट और मोहित त्रिवेदी जैन साहब, ये आए और बोले कि लेबर दूर क्यों बैठे, और इतनी भयंकर बरसात हो रही थी कि लेबर वहाँ खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन दूर बैठी के सबके एब्सेंट लगाओ, सबके एब्सेंट लगा दो। एब्सेंट लगाने के बाद फिर 2 मिनट या 5 मिनट में लेबर पास में आ गई, बोले कि एब्सेंट क्यों लगा रहा, तो दूसरा मेट कहाँ है, क्या दूसरा मेट सर के। उधर नगर पालिका परतापुर गढ़ी के वार्ड संख्या 15 में सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास अधूरी पड़ी नालियों से पानी बाहर आने से दुकानदार और आमजन परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि वर्तमान में बारिश के कारण दुकान पर बैठना भी दुश्वार हो गया है। वार्डवासियों और दुकानदारों ने बताया कि यहां कुछ समय पहले नगर पालिका द्वारा सड़क और नाली निर्माण किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक नाली निर्माण किया गया था। उसके बाद आगे लोगों ने नाली नहीं बनाने को लेकर विरोध किया और काम को रुकवा दिया, जिसके बाद आज तक नाली का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही और अधूरी बनी नालियों से पानी बाहर सड़क पर आ रहा है, जिससे दुकानदारों में आक्रोश है। समस्या ये है कि नगर पालिका की दुकानें हैं और नगर पालिका ने अभी रोड बनाया है और रोड के नेकारी बनाई है, यहाँ पर एंड कर दिया ये, और पानी जो है पूरा रोड पे दुकान में गिरा खाएगा तो कहाँ से आएगा। और यहाँ नगर पालिका वाले अगर बनाने के लिए आते हैं या कोई भी आता है तो उसके लिए नेता लोग पहले आ जाते हैं कि हम यहाँ पानी नहीं निकालने देंगे। अच्छा, तो न इधर निकालने देते हैं न इधर निकालने देते हैं, पानी की निकासी कहाँ से करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।